दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे एनटीपीसी का पार्ट नंबर 144 और इससे पहले 143 पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, वहां से आप आसानी से देख सकते हो, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको किसी एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। दोस्तों साथ ही हम क्वेश्चंस को डिस्क्राइब भी करते हैं, अगर उससे कोई पॉइंट्स बन सकता है और करंट अफेयर का क्वेश्चन आने पर हम उसको अपडेट करके 2024 और 25 के हिसाब से बताते हैं। तो इससे आपका करंट अफेयर भी तैयार होता जाएगा और जीएस जीके के ऑप्शनल क्वेश्चंस भी तैयार होते जाएंगे। दोस्तों चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:8 है और उनका गुणनफल 768 है। छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो देखो अनुपात दिया है, एक है 6 और दूसरा है 8। अगर इनको रियल वैल्यू बनाएंगे तो x यहाँ लगा दो और x यहाँ पर लगा दो, यानी कि दोनों का गुणनफल दिया है। तो हमारे हिसाब से 6x इंटू में 8x बराबर में कितना गुणनफल है, 768 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप काट लीजिए, मल्टीप्लाई मत कराइए, ऐसे काट लीजिए। 8 एक कम 8 और 8 9 72, 9 बार में जाएगा और 4 हो जाएगा, तो 8 छंग 48 यानी कि 96। और इसको काटेंगे 6 कम 6, 6 एक कम 6 3, 6 रंग 36 हो जाएगा, 16 आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16। तो एक्स की वैल्यू अंडर रूट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 4, यानी कि x की वैल्यू आ गई है 4। हमारे पास कौन कौन से नंबर थे, 6x और 8x। पूछा गया है छोटी संख्या, तो जिसका छोटा अनुपात वो छोटी संख्या। तो 6x है, तो आप देखो 6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 4। तो 4 संख्या हो जाएगा 24, तो बस छोटी संख्या 24 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बताओ कि इसकी बड़ी वाली संख्या क्या होगी। मैंने तो बता दिया कि छोटी वाली संख्या 24 है, लेकिन बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी ये बताओ। अगला क्वेश्चन है 36, 72 और 144 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। अब देखो जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या करना है कि सबसे पहले ऑप्शंस देखना है। तो जो ऑप्शन इन सारे नंबर से कट जाए वही हमारा सही उत्तर होगा, लेकिन लघुत्तम समापवर्तक है यानी कि एलसीएम है, तो छोटा से छोटा नंबर देखना है। तो पहले सबसे छोटा नंबर देखो, इन ऑप्शन में क्या है, 108 है, तो मैं 108 को ही ले लेता हूं। अब 108 को 36 कर दो। अब इसको काटते हैं 36 से, 36 सही से लिख लो आप, 36 से काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9 से कटेगा, तो 9 एक कम 9 और 9 दूनी 18, ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 4 3 12, यानी कि ये तो कट गया। अब जो 72 से भी काटना चाहिए, यानी कि 108 है और 72 है, इससे भी इसको हम चेक करेंगे कट रहा है या फिर नहीं कट रहा। लेकिन अगर हम दो बार में मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, यानी कि 144 आएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है 108, लेकिन 72 से नहीं कट रहा, इस वजह से इसका आंसर सही नहीं होगा। तो अब 108 से जो बड़ी वैल्यू है वो हो जाएगी 110। तो अब हम चेक करेंगे कि 110 से कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है। तो 110 से चेक करेंगे तो सबसे पहले देखो 110 लिखा हुआ है, पहले पे क्या है 36 लिखा हुआ है। अब इससे इसको कट करेंगे तो देखिए 11 से अगर हम कट करते हैं तो नहीं कट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि अब हम किसी और नंबर से चेक करेंगे। अगर इन दो से कट जाएगा, एक नंबर से नहीं कटेगा, तो भी हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इसका मतलब है जो भी नंबर होगा हमारा स्मॉलेस्ट, ये सारे ऑप्शन से कट होना चाहिए, यानी कि जितने भी यहाँ पर डिजिट दिए हैं, नंबर दिए हैं, इन सब से कटना चाहिए। अगर 220 दिया होगा तो ये सबको काटेगा, लेकिन यहाँ पर 144 देखो पहले, तो 144 हम चेक करते हैं, 144 है तो यहाँ पर हो जाएगा 144। अब इसको काटते 36 लिखा है, इसको भी आप काट के चेक कर लीजिए सारे ऑप्शन से कट रहा है नहीं कट रहा। तो 9 से कट जाएगा, तो 9 कम 9 और 9 छाक 54, 9 चौक 36, फिर देखो कट गया। इसके बाद 72 से चेक करेंगे, तो 144 अपान में 72, 9 से फिर भी इसको काटेंगे, तो 9 8 72, 8 बार में 9 1 जा 9, यानी कि 9 छाक 54, 8 दूनी 16, ये भी कट रहा है। अब 144 लिखा हुआ, तो आप बताओ कि 144 जो है वो 144 से तो कट ही जाएगा। इसका मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो जब डिवाइड हो रहा है तो ये ऑप्शन जो है 144 इसने तीनों नंबर से काट दिया। इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, 144। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि PMKSS के तहत 2 हेक्टेयर तक के स्वामित्व वाले यानी कि जो मालिक हैं किसान हैं, किसानों को प्रतिवर्ष प्रदान की जाने वाली राशि कितने रुपए है। तो वो है देखो 6000 रुपए,
यानी कि हर साल जो किसानों को मिलने वाली राशि है वो 6,000 रुपए है। लेकिन देखो दोस्तों कितनी कम राशि है 6,000 रुपए, लेकिन ऐसी सम्मान निधि योजनाएं भी चलाई जाती हैं नाम मात्र के लिए, इन पे करोड़ों का घोटाला हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा तीसरा करेक्ट। लेकिन अब दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन जो तीसरा वाला है ये नहीं पूछा जाएगा। अब आपको ये याद रखना है कि जितने भी केंद्र की योजनाएं हैं उनके बारे में जरूर आप ध्यान देना, या कोई ऐसी योजना है जो योजना कोई अपडेट की गई है, यानी कि उसका नाम चेंज किया गया है, कुछ और लिखा गया है, उसको आप जरूर याद रखना। मैं आपसे पूछता हूं यहाँ पर, एक वीडियो में और पूछा था, आपने जवाब भी दिया था। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? आप लोगों को बताना है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल यानी कि हैवी वाटर के नामकरण का आधार क्या है? यानी कि इसका नामकरण जो बेस है वो क्या है? तो इसका घनत्व समान जल से 3 गुना होता है, ये गलत है। ये है, यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक होता है। यानी कि हाइड्रोजन का ही समस्थानिक होता है लेकिन भारी समस्थानिक होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है D2O, यानी कि इसको पढ़ते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसमें ड्यूटेरियम के 2 परमाणु होते हैं, आप देख लो यहाँ पर D2, और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। इनसे मिलकर के बना होता है D2O, यानी कि भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला है, यदि पंजाब को OSKKCE लिखा जाता है तो प्रयाग को कैसे लिखा जाएगा? इसी प्रकार से। तो पहले तो ये देखो कि इसका जो कोड चेंज किया गया है वो किस टाइप से चेंज किया गया है। तो देखो P के बाद आ गया है O, तो देखो P के बाद कैसे O आएगा? उल्टा अगर हम देखेंगे, यानी कि P के पीछे की तरफ अगर हम देखेंगे तो पहले क्या आता है? O आता है, तो O के बाद P आ गया है। तो वैसे देखो P जो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये तो बात फिक्स है कि यहाँ पर O आ रहा था तो यहाँ पर भी O आएगा स्टार्टिंग में, जो भी लिखना है। अब देखो यहाँ पर U लिखा है, U का हो गया है क्या? S हो गया है। तो देखो S के बाद क्या आता है? T, फिर आता है U। उल्टा चलते हैं तो यहाँ पर देखो R लिखा है, तो R का मतलब क्या हुआ कि पहले रहा होगा P, फिर Q और फिर R रहा होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर P रहा होगा, तभी तो हम पीछे आ रहे हैं। तो यहाँ पर P होगा, यानी कि स्टार्टिंग में आएगा O फिर आएगा P, यानी कि OP होगा। तो देखो ये बात तो फिक्स हो गई कि या तो ऑप्शन पहला सही होगा या तो दूसरा वाला सही होगा। अब इसमें नेक्स्ट लेटर हम चेक नहीं करें, क्यों? क्योंकि इसमें दोनों में सेम दिया है, X और X दिया है। लास्ट का यूनिक डिजिट देखो आप, Z और J दिया है, इसी में फर्क पता चल जाएगा। तो B जो है, B को देखो क्या लिखा गया है? E लिखा गया है, यानी कि B के बाद आता है CD, 2 का गैप है। वैसे आप यहाँ पर देखो G के बाद क्या आता है? G के बाद HI, 2 का गैप करके J आ जाएगा, यानी कि लास्ट में होगा उसके J, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं? यानी कि सीएम कौन है गोवा के दोस्तों? तो ये है वर्तमान समय में, हालांकि जो पूछा गया था 2020 में, तो सही उत्तर हो जाएगा प्रमोद सावंत। ठीक है, तो अभी भी यही है प्रमोद सावंत, और इनकी अगर पार्टी पूछा जाए तो ये है बीजेपी के। ठीक है, इसलिए थोड़ा और इंपॉर्टेंट हो जाता है। और राज्यपाल कौन है यहाँ के? तो ये है PS श्रीधरन पिल्लई। आप इतना ही याद रख लीजिएगा, PS श्रीधरन। ठीक है, हालांकि पूरा नाम PS श्रीधरन पिल्लई है। तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी भी आपको यही याद रखना है। साहित्य के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसने जीता है? तो ये जीता दोस्तों राणा दास गुप्ता ने। ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर है। और वहीं अब आपसे ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, तो अब 2024 का आपसे पूछा जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इस बार जो मिला है वो मिला है सुकृत्या। ठीक है, तो ये मिला है सुकृता पाल कुमार को, और इनकी रचना है सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोम्स। इसके लिए इनको दिया, ये पोएम्स कर लो, इनके लिए इसको दिया गया है कौन सा पुरस्कार? रविन्द्र टैगोर साहित्य पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, 1200 सेब लड़कों के एक समूह के बीच वितरित किए गए। प्रत्येक लड़के को समूह में मौजूद लड़कों की संख्या के 3 गुने के बराबर सेब मिले। समूह में लड़कों की संख्या कितनी है? तो देखो कह रहा है कि जितने भी मौजूद लड़के हैं संख्या का 3 गुना, यानी कि प्रत्येक लड़के को समूह में जितने भी मौजूद हैं, यानी कि मान लो कि ये समूह यानी कि ग्रुप है और ये है बॉयज, तो समूह में मान लिया हमने कि X लड़के हैं। अब कह रहा है जितने भी समूह में लड़के हैं उनका 3 गुना बॉयज को मिला, यानी कि 3 गुना मतलब क्या हो गया? 3x मिला। हमने मान लिया कि समूह में लड़कों की संख्या है X और जो मिला है उनको लड़कों की संख्या का 3 गुना यानी कि 3x। तो आप बताओ
3x x लोगों को मिला होगा तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि 3 इंटू एक्स किया है यानी कि 3x किया है, इक्वल में हो जाएगा यहाँ पर कितना सेव है 1200। तो आप 3 से काट दीजिए इसको, 3 4 जा यानी कि 400। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 400। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, क्योंकि अंडर रूट करोगे 400 का तो 20 आएगा। तो x की वैल्यू 20। पूछा क्या था, लड़कों की संख्या समूह में, तो समूह यानी कि ग्रुप, और ग्रुप में कितने लोग x, और x की वैल्यू 20। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा 20 करेक्ट आंसर। यदि सूची मूल्य पर 10% की छूट देने पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 36 रुपए प्राप्त होता है, तो सूची मूल्य पर 20% की छूट देने पर विक्रय मूल्य कितना होगा ये बताना है। तो पहले तो ये देखो 10% की जब छूट दिया तो उसको 36 रुपए में बेचा है। तो आप बताओ कि 10% को हम क्या लिख सकते हैं, नीचे 100, क्योंकि परसेंट हटता है तो नीचे क्या आ जाता है 100 आ जाता है। तो 0 0 काट दो, तो 1/10। छूट का मतलब पैसा कम करके, यानी कि 10 रुपए की चीज थी, 1 रुपए हमने कम कर दिया तो कितनी की हो गई 9 रुपए की, और 10 की खरीद के लाए थे। यानी कि हमारा जो क्रय मूल्य है यानी कि सीपी क्रय मूल्य 10 रुपए था, और उसको बेच दिया हमने, यानी कि सेलिंग प्राइस कितने रुपए में 9 रुपए में। हमने तो बेचा 9 रुपए में, क्वेश्चन कह रहा है कितने में बेचा 36 में। तो 9 की वैल्यू 36, तो 9 चौक 36, एक माफ कीजिएगा यहाँ पर 40 नहीं 4 आएगा, तो 1 की वैल्यू 4। यहाँ पर 10 की वैल्यू क्या, क्योंकि हमें तो कॉस्ट प्राइस चाहिए क्रय मूल्य, तो 1 की वैल्यू जब 4 है तो 10 से गुणा करा दीजिए, यहाँ भी 10 से गुणा, तो 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। यानी कि हम उस वस्तु को खरीद कर लाए थे 40 रुपए में, जिसे 36 रुपए में बेच दिया। बात पता चल गई, यानी कि हमारी वस्तु का रेट जो है सीपी वो है 40 रुपए। अब कह रहा है कि सूची मूल्य पर, यानी कि जितना रुपए हम लेकर के आए हैं, 20% की छूट देने पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5, और जिसे नहीं पता तो 20/100 कर लो, 1/5 आ जाएगा। छूट का मतलब 5 रुपए में 1 रुपए कम, यानी कि 4/5। ठीक है, हमारी वस्तु है 5 रुपए की और क्वेश्चन के हिसाब से 8 रुपए की। तो मैं इसको थोड़ा सा ये इरेज कर देता हूँ, और तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हटा रहा हूँ इतना, फिर इसके बाद लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4/5, और वैल्यू हमारी जो सीपी थी वो 40 थी। तो आप बताओ यहाँ पर थी 40, तो हमारे हिसाब से 5 की वैल्यू 40 के बराबर, यानी कि 5 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू 40/5, यानी कि 5 8 8 हो गया। 4 की वैल्यू 4 से गुणा करा दो, 4 8 32 हो जाएगा। तो 32 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। तो देखो जब कभी भी क्वेश्चन में पहले सर्वप्रथम ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तो पहले भारतीय गवर्नर कौन रहे, सीडी देशमुख, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। 2024 में दोस्तों कौन है, संजय मल्होत्रा, ये भी आप याद रखना। और ये बनाए गए हैं 11 दिसंबर 2024 से, यानी कि 11 दिसंबर 2024 के बाद जो आरबीआई के गवर्नर हैं वर्तमान में वो हैं संजय मल्होत्रा। हो सकता है अगली बार आपसे ये पूछ लिया जाए, क्योंकि हाल ही में अभी चेंज भी हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा और भी ये हाईलाइट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, दी गई तालिका में वर्ष 2013 से 17 तक के दौरान चाय के बागान द्वारा किए गए व्यय करोड़ में है दर्शाया गया है, तो तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। क्वेश्चन में किस वर्ष में कर और ऋण पर ब्याज, यानी कि जो कर और ऋण है कहां पर है मैं दिखा देता हूं आपको, ये है, यानी कि ये वाला जो ब्याज है वो कह रहा है किस साल में जो ऋण और ब्याज पर हुआ कुल व्यय ईंधन आदि पर हुए व्यय से कम है। तो कि टैक्स और ऋण वाला अगर हम दोनों जोड़ दें तो कम निकलना चाहिए फ्यूल की अपेक्षा। तो कौन सा ऐसा साल है, तो मैं जरा इसको और जूम कर देता हूं। देखो पहले हम 2017 का लेकर के चलते हैं, तो 17 का क्या बोल रहा है यहाँ पर, मैं इनको दोनों को ऐड करता हूँ यहाँ से यहाँ तक का। देखो दोस्तों इतना ब्लर दिखता है, मजबूरी मुझे कोई कोई क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है क्योंकि उसमें दिखता नहीं है डिजिट ही, लेकिन इसमें कोशिश करके मैं करा दे रहा हूँ। तो देखो 10.11 और 21.6 है, लगभग इसका मोटा मोटा अगर आप जोड़ोगे तो 21 10 होता है 31। ठीक है, अब पॉइंट को छोड़ो थोड़ी देर के लिए। अगला देखो इसमें करा था फ्यूल और ईटीसी, तो फ्यूल कितना हो रहा है 30 हो रहा है, यानी कि ये वैल्यू बड़ी हो रही है। तो इन दोनों को जोड़ने पर जहां पर वैल्यू छोटी आ जाएगी ये वैल्यू बड़ी आ जाएगी, तो हमारा वही उत्तर हो जाएगा। जबकि यहाँ पर उल्टा है, ये दोनों जोड़ने पर ज्यादा वैल्यू आ रही है 31 आ रहा है, यहाँ पर कम यानी कि 30 आ रहा है। तो अगला ट्राई करते हैं 2016 वाला। तो 16 वाले में जरा चेक करो, तो यहां से यहां तक आप जोड़ो तो 17 6 कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, लगभग 23।
और यहाँ पर कितना था 28 है। तो देखो यहाँ पर ये कम हो रहा है भाई, ये 28 है, ये 28 है और ये है 23, तो ये तो कम हो गया ना, और हमें कमी वाला चाहिए था। लेकिन फिर भी हम एक और चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर था, इसके बाद मैं हटा के लिख देता हूँ 2015 वाला देख लो। तो 2015 में ऐसे कर लो, 16 8 कितना हो जाएगा, लगभग 24 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ देखो ये कितना हो रहा है 19 हो रहा है, तो ये तो ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं चाहिए। यहाँ पर देखो 22 7 लगभग 29 हो जाएगा, और यहाँ तो 23 लिखा है, ज्यादा हो रहा है। 18 4 22, यहाँ पर 20 है, ज्यादा हो रहा है। सिर्फ यही है 2016 वाला जिसमें कम हो रहा है जोड़ने पर। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, साल पूछा है तो साल 2016 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ये हो जाएगा दूसरा वाला करेक्ट आंसर हमारा यहां से हो जाएगा। देखो फिर वही चार्ट दिया है और इसमें क्वेश्चन पूछा है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में वेतन पर व्यय की वृद्धि 20% से अधिक है। यानी कि ऐसा कौन सा साल है जिसमें जो व्यय है उसकी वृद्धि 20% से भी ज्यादा हो गई है, यानी कि जो खर्च है 20% से भी ज्यादा बढ़ गया है। इसको आप सीधा सा समझ लो, 2013 की अपेक्षा 14 में देखेंगे तो देखो पहले 60 था, लगभग मान लो 60 था, अब हो गया 68, लगभग 4 बढ़ा है। ठीक है, परसेंटेज भी अलग अलग होता है, लेकिन आप ऐसे ही मान लो। अब 68 से 62 हो गया है, यानी कि ये तो कम हो गया, और हमें चाहिए कौन सा अधिक वाला, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 68 से हो गया दोस्तों 67, लगभग 5 बढ़ गया है। और यहाँ पर देखो 67 से 84, सबसे बड़ा अंतर किसमें आ रहा है, 67 से 84 हो रहा है यहाँ पर। तो बस यहाँ पर 2016 की अपेक्षा 17 में बढ़ गया है, 84 हो गया है। ठीक है, तो बस पूछा क्या जा रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में, तो किस वर्ष में 2016 व्यय की वृद्धि 20% से अधिक हो गई है, तो 2016 की बात हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला। क्यों, क्योंकि देखो 16 नहीं आंसर होगा, 16 इसलिए नहीं होगा क्योंकि इससे तो हम कंपेयर कर रहे हैं ना, तो इसमें कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में, तो 16 की तुलना में बढ़ कब गया है, 17 में हुआ है ना सबसे ज्यादा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस ए बी सी डी एक सीढ़ी पर एक के ऊपर एक बैठे हैं। जैसे मान लो कि ये कोई सीढ़ी है, ऐसे ऐसे करके सारे सारे बंदरों जैसे लटके हुए हैं। ठीक है, जरूरी नहीं किसी क्रम में हो, मतलब यही नहीं कि पी क्यू आर लिखा है तो ऐसे ही बैठे होंगे, हो सकता है पी यहाँ हो क्यू यहाँ, ऐसा भी हो सकता है। कह रहा है कि बी ना तो सबसे ऊपर है और ना ही सबसे नीचे है। ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि बी ना तो यहाँ पर है और ना ही तो यहाँ पर है। ये बी है, मतलब यहाँ नहीं आएगा, ना सबसे ऊपर आएगा ना सबसे नीचे आएगा, ये याद रखना। आगे कह रहा है केवल 4 व्यक्ति पी और आर के मध्य बैठे हैं। तो मान लो अगर मैं पी को यहाँ बैठाता हूं तो 4 का गैप रखना पड़ेगा, 1 2 3 और 4, ये पी और आर के, यानी कि आर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए मानते हैं, हो सकता है ऊपर नीचे भी हो। तो आप लोग क्या करना, पेपर में ऐसे बनाना कि इसको डॉट डॉट करके रखना, थोड़ा यहाँ दूर रखना, कि अगर उठा के किसी को ऊपर भी बनाना पड़े तो भी डॉट आप एडजस्ट कर लो। इस प्रकार से आप लोग बनाना, ठीक है, पेपर में। अब देखो यहाँ पर यहाँ क्या था, मैं इसको लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पर कह रहा है एस ए के ठीक ऊपर है, तो अभी नहीं हमको पता कि एस कहाँ है ए कहाँ है, लेकिन यहाँ से देखो आर और डी के मध्य एक व्यक्ति है, तो आर यहाँ बैठा है, तो डी यहाँ पर अगर हम बना देते हैं तो बीच में एक गैप खाली रहेगा, है ना, ऐसे हो जाएगा। आगे देखो क्या कह रहा है, केवल एक व्यक्ति, ठीक है, डी एस के नीचे बैठा है, जो डी है वो एस के नीचे है। ठीक है, तो इसका मतलब एस कहाँ पर होगा, इसके ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, यानी कि एस हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ पर भी हो। लेकिन जरा पीछे वाली लाइन पढ़ो, इसके आगे वाली, ये कह रहा है एस ए के ठीक ऊपर बैठा है, इसका मतलब ए के ऊपर भी बैठा है कौन, एस। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं ए को यहां बनाऊंगा तो एस इसके भी ऊपर बैठेगा। तो अब देखो वही फिट हो रहा है, यहां पर कह रहा था ना डी एस के नीचे बैठा है, तो देखो डी जो है एस के नीचे ही तो है, यहां पर भले ही कितना नीचे बैठा हो तो नीचे ही तो आ रहा है, क्योंकि हमें ए को एडजस्ट करना था तो हमने कर दिया। अब आगे देखो इसके बाद, तो अब देखो हमारे पास एक ये बचा और एक ये बचा, तो जरा ध्यान दो, स्टार्टिंग में क्या बोला गया था कि बी ना तो सबसे ऊपर है और ना ही सबसे नीचे, तो बी ऊपर तो बैठेगा नहीं और बी यहाँ नीचे बैठेगा नहीं, तो बचेगा कहाँ पर, यही तो बैठेगा बी। तो आप देख लो अब बचा कौन सा, तो पी क्यू हमारा शायद बचा होगा, तो क्यू यहाँ पर सबसे नीचे कर दो, क्योंकि देखो पी क्यू आर एस हो जाएगा, और यहाँ पर आगे बचा क्या, ए बी और डी, सारे हो गए। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित में से 3 अपनी बैठने की व्यवस्था के आधार पर एक विशिष्ट रूप से समान है, यानी कि एक जो पहचान है उनकी एक अलग अलग टाइप का एक क्रम बन रहा है, उस क्रम से बैठे हैं, एक समूह बनाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन देखकर ही कर पाओगे। जैसे देखो बी और क्यू, तो बी और क्यू कहाँ पर है, तो बी ये है और
क्यू यहाँ पर बैठा है, इसका मतलब एक का गैप है। अगला देखो डी और बी, तो डी कहाँ है, ये है, और बी कहाँ पर, ये, यानी कि यहाँ कोई गैप नहीं है डी बी के बीच में। अगला पी और ए, तो पी ये है और ए है, यानी कि एक एक का गैप है। ठीक है, यानी कि पहले में भी एक का गैप था, यहाँ पर भी एक का गैप, एक का गैप। एस डी देखो, तो एस और डी एक का गैप है ना, इसका गैप ही तो है, तो इसका मतलब सब में एक एक गैप है, लेकिन डी और बी में कोई भी गैप नहीं है, ये लगातार बोल दिए गए हैं, इसलिए ये क्रम नहीं बना रहे। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर सीरीज देख रखा है और यहाँ बताना है क्या आएगा। तो पहले ऐसे क्वेश्चन आने पर आप सीरीज देखा करो कि बनाई किस हिसाब से गई होगी। तो इसमें देखो सीरीज कौन सी बनाई गई है, तो ओ के बाद आ रहा है क्या, आर आ रहा है। तो जैसे देखो ओ पी क्यू, फिर आता है आर, यानी कि दो हटा करके गैप है इनका, ओ के बीच का, आर का। आर का यू देखो, तो मान लो मैं लिख देता हूं आर एस टी, फिर आ गया है यू, यानी कि दो का गैप है। तो यहां से एक बात तो समझ में आ रही है कि दो दो का गैप है। यहाँ देखो यू के बाद क्या है, यू के बाद एक्स, यू के बाद दोस्तों माफ कीजिएगा, यहाँ पर यू के बाद क्या आएगा, वी डब्ल्यू, फिर आएगा ना एक्स, तो इसका मतलब दो का गैप हो रहा है। तो एक्स के आगे दो गैप का करो, तो एक्स के बाद क्या आता है, वाई, फिर जेड, और फिर आएगा ए, यानी कि वाई जेड हटा देंगे तो स्टार्टिंग में ए आएगा। तो अब आप ऑप्शन में देखो कहाँ ए है, या तो दूसरा सही होगा या तो चौथा सही होगा। लेकिन हमें अब 26 26 दोनों में है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना, अब यूनिक लेटर ढूंढना, यानी कि ओ लास्ट में, यहाँ पर एन है, बस यहीं से पता चल जाएगा। तो लास्ट लास्ट वाला आप मैच करो। देखो एफ आ रहा है, एफ के बाद एच आ गया है, कैसे आया होगा, जी का गैप होगा, एच के बाद जे आया है, आई का गैप है, यानी कि एक एक का गैप, जे के बाद के का गैप, एल आ गया है, एल के बाद देखो यहाँ पर एम का गैप, एन आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर एन आएगा लास्ट में सबसे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, चौथा ही करेक्ट आंसर है। अब यहाँ से एक चीज और भी आप दिमाग लगा सकते थे, शॉर्ट समय में कैसे करोगे। देखो सबसे यूनिक लेटर कौन सा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर कि एम एन है, सब यूनिक है ना, अलग अलग हैं सारे। तो बस लास्ट वाला अगर आप मैच कर लेते तो बस यहीं से ही आप देख करके सही कर पाते, बाकी समय मतलब ही नहीं था। तो कम समय में आपको ऐसे भी शॉर्ट तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी डी तथा ई पांच मित्र हैं, बी सी से आयु में बड़ा है लेकिन समूह में ऊंचाई में छोटा। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे घुमा दिया है, यहाँ पर एक सीरीज बना रहा है कि लंबाई के हिसाब से, और दूसरा बना रहा है उम्र के हिसाब से। लेकिन आपको भी इससे भी स्मार्ट तरीके से सोचना है, क्या सोचना है, क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाओ आप, यहाँ मत पढ़ो। यहाँ देखो उनकी आयु का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम संभव नहीं हो सकता, यानी कि हमें आयु के हिसाब से देखना है, ऊंचाई से हमें कोई मतलब नहीं, ऊंचाई सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन हमें ऊंचाई से ही सॉल्व करना है, तो माफ कीजिएगा आयु से ही सॉल्व करना है। तो हम आयु को ही लेकर चलेंगे। अब कह रहा है बी सी से आयु में बड़ा है, तो मैं जो बड़ा है उसको इस तरफ लिखता हूँ, छोटे वाले को ऐसे क्रम पे चलता हूँ, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ इस प्रकार से मैं लिखता जाता हूँ। ठीक है, अब बी सी से आयु में बड़ा है, तो बी यहाँ लिख दो और सी यहाँ, बीच में थोड़ा सा जगह रखना, हो सकता है इनको एडजस्ट करना पड़े आगे पीछे, ऐसे आपको रखना है। ठीक है, अब एग्जाम हॉल में भी आप ऐसे ही करोगे। तो बी और सी तो हो गए। अब क्या कह रहा है, ऊंचाई ऊंचाई छोड़ो, ये सब कंफ्यूजन के लिए। सी बी से लंबा है, लंबा यानी कि हमें क्या करना है, ऊंचाई नहीं देखनी, हमें देखनी है उम्र उनकी। लेकिन आयु में डी से छोटा है, यानी कि सी जो है वो डी से छोटा है, इसका मतलब सी डी से छोटा होगा, तो डी यहाँ होगा या तो यहाँ कहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके इधर राइट साइड में ही होगा सी। ठीक है, इस प्रकार से मैं डी को या तो यहाँ लिखूंगा या तो यहाँ, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको बीच में ही लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि अगर एडजस्ट करना पड़ेगा तो आ जाएगा। आगे देखो ए डी से आयु में बड़ा है, अब ए डी से भी बड़ा है, अगर मैं डी को यहाँ लिखता हूँ तो ए को और इधर लिखूंगा, हो सकता है कि बी के पास ही आ रहा हो, लेकिन डी इधर होगा तब आएगा वो। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ई सी से आयु में छोटा है, यानी कि ई सबसे छोटा हो जाएगा, ये इस तरफ हो जाएगा। बी एवं डी से लंबा है, लंबा को छोड़ो क्योंकि हमें आयु चाहिए, पांच लोग थे तो हम कुछ इस प्रकार से क्रम टूटा फूटा हमारा बन गया है, लेकिन अब ऑप्शन से हम सही कर पाएंगे। ऑप्शन में जरा ध्यान से देखो, यहां से डायरेक्ट आप ऑप्शन उठाओ, या अगर आपको नहीं भी बनाना आता है तो आप ऑप्शन उठाना। इसमें देखो कह रहा है कौन सा क्रम संभव नहीं है, यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पॉसिबल हो, पॉसिबल ही नहीं होगा। तो देखो ए डी से आयु में बड़ा है, ये बात समझ गए, ए डी से आयु में बड़ा है, इसका मतलब ए यहाँ होगा तो डी यहाँ पर होगा, ऐसे देखो। तो ये तो सब में दिया है, देखो ए है, डी है, डी है, ऐसे करके, तो ये तो ठीक है। अब आगे कह रहा है यहाँ पर ई सी से आयु में छोटा है, यानी कि ई छोटा, यानी कि सी यहाँ होगा फिर ई यहाँ पर होगा, ऐसे कुछ दिया होगा।
ठीक है। ई जो है सी से छोटा है, तो बस देखो सी ग्रेटर देन ई कहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी लगभग दे के रखा है, तो कंफ्यूजन की स्थिति। अब अगला देखो, यहाँ पर देखो कह रहा था बी सी से आई में बड़ा है, यानी कि बी बड़ा है और सी से सी छोटा होगा। यहाँ देखो बी सी ठीक है, बी लेस देन टू सी कर दिया है ये वाला, यानी कि कह रहा है सी बड़ा है बी से, जबकि यहाँ पर क्या है, बी सी से बड़ा है, उल्टा दे दिया, तो यही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया है सभी कुत्ते स्तनपायी हैं, तो मैं ऐसे बना लेता हूँ सभी कुत्ते और स्तनपायी। जब कभी सभी वर्ड दिया जाता है दो गोले बनाओ, एक अंदर एक उसके बाहर वाला, जिसके साथ सभी वर्ड लगाओ उसको सबसे अंदर रखो, यानी कि सभी कुत्ते, तो सभी कुत्ते का मतलब क्या हो गया, ये कुत्ते जितने भी हैं। स्तनपायी, स्तनपायी को मैं एसपी लिख देता हूँ स्तनपायी। अगला है कोई भी पशु कुत्ते नहीं है। अब कह रहा है कि कोई भी जो पशु है वो कुत्ता नहीं है, तो हो सकता है कि ये ऐसे करके बन जाए, ठीक है। ये स्तनपायी तो ये है, अब पशु को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पी एस, ऐसे करके देखो एस पी है पी एस है, कंफ्यूज नहीं होना। पी एस का मतलब हो गया क्या, पशु, और एस पी का मतलब स्तनपायी, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, या हो सकता है हम यहाँ न बना करके इसको सर्किल को यहाँ पर बना दें, यहाँ पर कहीं बना दें, ऐसा भी तो हो सकता है कि पी एस यहाँ पर लिख दें। अब देखते हैं कंडीशन क्या बोल रहे हैं, निष्कर्ष के हिसाब से वही होगा। कह रहा है कि कोई भी पशु स्तनपायी नहीं है, कोई भी जो पशु है वो स्तनपायी नहीं है, यानी कि कोई भी एसपी पीएस में टच नहीं हो रहा, तो यहाँ तो हो रहा है भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि हो जाए, और हो सकता है हम अलग बना दें, तो इसको नहीं मानेंगे। अगला, कुछ पशु स्तनपायी नहीं है, तो कह रहा है कि कुछ पशु जो हैं पीएस वाले एसपी में शामिल हैं, तो देखो कुछ तो शामिल हैं और कुछ इसमें से शामिल नहीं है, लेकिन जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि हम हो सकता है यहाँ पीएस न बनाकर बाहर बना देते तो कुछ की बात ही खत्म हो जाती, कोई भी ना होता, तो ये भी गलत है क्योंकि इसमें दो कंडीशन बन रही हैं, जिसमें कंफ्यूजन की स्थिति होती है दो दो कंडीशन बनती है, वो पूरा हटा ही देते हैं। अगला है कोई भी कुत्ता पशु नहीं है, यदि कि कोई भी जो कुत्ता है वो पशु नहीं है। अब यहाँ पर कह रहा है कोई भी कुत्ता पशु नहीं है, यानी कि पीएस वाली जो वैल्यू है वो के में टच नहीं हो रही, तो ये बात तो सही है। अगर आप पीएस को यहाँ भी बना दोगे ना तो भी के में टच नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ भी बना दोगे तो भी के में टच नहीं होगा, इसका मतलब ये 100% सत्य हो रहा है तीसरा वाला। जबकि चौथा है सभी स्तनपायी कुत्ते हैं, यानी कि सभी स्तनपायी जितने भी हैं कुत्ते हैं, तो ये तो गलत है। इसका मतलब कहना चाहता है एसपी के अंदर के नहीं, बल्कि के अंदर एसपी आता है, ये तो उल्टा कह दिया है ना, क्योंकि एसपी के अंदर के है ना कि के अंदर एसपी, तो ये गलत है। केवल तीसरा वाला सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर तीसरा में देख रखा है, तीसरा निष्कर्ष पालन करता है। एक विशिष्ट कोड भाषा में हॉर्सेस आर एनिमल्स को LU हैशटैग @ ऐसे देख रखा है, एनिमल्स आर को ऐसे देख रखा है। तो देखो हॉर्सेस आर एनिमल्स, देखो एनिमल्स आर दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ कोड भी कॉमन होंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है LU हैशटैग, तो यहाँ केटी बचा, केटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड नहीं दिया है जो यहाँ पर कॉमन हो। तो आप देखो यहाँ पर मैमल्स दिया है, तो मैमल्स जो है वो केटी की वैल्यू हो जाएगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैमल्स, तो हो जाएगा मैमल्स, मैमल्स का मतलब हो जाएगा केटी। और यहाँ पर देखो हॉर्सेस आर, यहाँ पर एनिमल्स आर, तो एनिमल्स आर मैमल्स केटी बचा है, तो यहाँ पर LU हैशटैग, तो यहाँ पर भी LU हैशटैग, तो जो होगा का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हॉर्सेस, तो हॉर्सेस का कोड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा @, ठीक है। आगे देखो, अब अगला देखो यहाँ पर आर हॉर्सेस मैमल्स, तो हॉर्सेस का कोड हमें पता है कि @, तो तो हॉर्सेस का हो गया, हमें एनिमल्स बताना है। और मैमल्स का कोड क्या है, हमें पता है केटी है, तो केटी @ हटा दो, यानी कि मैमल्स और हॉर्सेज हटा दो, तो यहाँ पर आर की जो वैल्यू आ जाएगी आर, तो आर की वैल्यू क्या बची, तो आर की जगह पे हो जाएगा यहाँ पर हैशटैग, तो यहाँ पर लिख देता हूँ हैशटैग। पूछा है एनिमल्स, तो आप देख लो कोई भी ले लो, हॉर्सेज आर एनिमल्स, तो हॉर्सेज हमें पता है कि @ हो गया हॉर्सेज का, और आर का हो गया क्या, आर का हो गया हैशटैग, तो अब बचा हमारे पास कौन सा LU बचा, और ये पूछा है एनिमल्स की वैल्यू, तो एनिमल्स की वैल्यू क्या बची LU, तो LU हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों आपको कंफ्यूजन लगा हो ऐसे क्वेश्चंस में, आप अगर पहली बार पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन में आपको कम समझ में आया हो, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे करके आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आसानी से इन क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे।
8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच एच केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द यानी कि चारों तरफ बैठे हैं। तो मैं वृत्ताकार मेज बना लेता हूं कुछ इस टाइप से। कितने लोग हैं? 8। तो मैं जगह बना लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये बराबर बराबर इसलिए बना रहा हूं दोस्तों गैपिंग में, क्योंकि हो सकता है कभी सामने बोल दे या कुछ बोल दे तो आसानी हो जाती है। आगे देखो, इसमें से कह रहा है कि जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, मतलब जरूरी नहीं कि ए के बाद बी है, बी के बाद सी, ऐसा नहीं है। ए सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, सी के दाईं ओर। अगर मैं कहता हूं कि सी यहां पर है तो इसका दाईं ओर पहला ये, दूसरा ये। कौन बैठा है? ए। तो ए को यहां पर बैठा दो, क्योंकि केंद्र की ओर मुख होगा तो दाहिना इधर होगा सी का, बायां होगा इधर होगा। वहीं अगला कह रहा है सी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जो सी बैठा है डी के बाईं ओर है, तो इसका मतलब डी कहां पर होगा? डी बैठा होगा कहीं यहां पर, और इसके बाईं ओर कौन सा? तीसरा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये डी होगा क्योंकि इसका बाईं साइड इधर ही जाएगा। तो यहाँ पर सी जो है डी के बाईं ओर तीसरा, तो हमने बैठा दिया सी को यहाँ पर। अब यहाँ पर कह रहा है कि बी सी के बगल में नहीं, यानी कि बी ना तो यहाँ पर आएगा और ना ही तो बी यहाँ पर आएगा, यानी कि इन तीन में कहीं पर बी बैठेगा। ठीक है, अब कहाँ बैठेगा आगे देखते हैं। अगला कह रहा है बी ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो ई को, तो ई बी जो है ई के दाईं ओर दूसरा, तो पहला, दूसरा, तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा? ये बैठ जाएगा बी, क्योंकि बी को हम यहाँ नहीं बैठा सकते और यहाँ भी नहीं बैठा सकते। और अगला कह रहा है डी और जी के बीच में एक व्यक्ति है, अगर हम जी को बैठा देंगे तो यहाँ देखो जी एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है दोस्तों। तो अगर हम एच को यहाँ बैठा लेंगे तो दूसरा कहाँ आ पाएगा? नहीं आ पाएगा ना बाएं साइड। इसका मतलब हो गया कि हम जी को यहाँ न बैठाल करके यहाँ पर बैठा लेंगे जी को। ठीक है, अब कह रहा है जी एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो अगर मैं एच यहाँ कर देता हूं तो पहला स्थान, दूसरा स्थान बाईं ओर, ये बायां होगा एच का और ये होगा दायां। एक जगह बची हमारी और एक में देख लो कौन सा बचा है, इसको देख लो। तो ए बी हो गया, सी डी ई एफ बचा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर एफ आ जाएगा, बाकी सारे हो गए। क्वेश्चन में कह रहा है सी के सापेक्ष जी की स्थिति, सी की सापेक्ष यानी कि सी हमारा अगर यहां पर है तो जी की स्थिति क्या है? तो आप बताओ, जी यहां पर है तो कौन से नंबर पे हो जाएगा? सी में भी अगर आप बैठ के देखोगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि बाईं तरफ तीसरा बैठा है, तो बाईं ओर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आप 2.84 घंटे को घंटों, मिनटों और सेकंडों में किस तरह से लिखेंगे? ये क्वेश्चन देखो पहले कई बार पूछा जा चुका था, लेकिन कई दिनों बाद रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन। शिफ्ट जब चल रही थी तो कई दिनों बाद रिपीट हुआ था, लगभग कह सकते हो कि 2 हफ्ते बाद रिपीट हुआ था। तो देखो 2 पॉइंट, तो पॉइंट के पहले जो लिखा है वो तो घंटा ही होता है हमेशा, यानी कि 2 लिखा है तो 2 घंटे हो जाएगा, तो 2 घंटे तो देखो पहला, तीसरा सब में है। आगे हमें बात करते हैं 84 की, पॉइंट 84, तो नीचे आप लिख लो इसको, 100 भी बना लो कोई बड़ी बात नहीं। घंटा है ये पॉइंट में, तो इसको मिनट बनाने के लिए हम 60 से गुणा करेंगे, क्योंकि हम 60 से गुणा करते हैं तभी वो घंटा से मिनट में बनता है। ठीक है, इससे इसको काट दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक 24, 6 48, तो 50, यानी कि इतना हो जाएगा। और ये पॉइंट क्योंकि एक जीरो है तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो 50 बनेगा। इसका मतलब हो गया कि 2 घंटे और 50 मिनट, देखो इन दोनों में 2 घंटे 50 मिनट लिखा है। अब हमारे पास बचा 0.4, तो अब हम करेंगे 0.4 को लिख सकते हैं 4/10, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट तो एक जीरो नीचे आ गया, बात समझ गई। इनटू में लिखेंगे 60, क्यों? क्योंकि अब मिनट है, अब मिनट को सेकंड में बनाना है तो 60 से गुणा, तो जीरो जीरो काट दो, 6 चौक 24, तो हो जाएगा 24 सेकंड, यानी कि 2 घंटे 50 मिनट 24 सेकंड, तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हमारा लिखा हुआ है, यही से हो जाएगा। अगला है ACEGIJ ऐसे करके दिया है, तो अगला सीरीज क्या होगा ये देखते हैं। तो पहले तो आप यहां से देखो कि स्टार्टिंग में ए से सब में लिखा है, तो हमें पहला वाला मैच करना ही नहीं है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। अब हमें पता कैसे चलेगा? यूनिक देखो, यूनिक का मतलब है पहले आप चाहे तो लास्ट वाले मैच कर लो या बीच वाले, क्योंकि यूनिक सब में मिल रहे हैं। अब देखो मैं बीच वाला मिला लेता हूँ। सी के बाद आ गया है आई, कैसे आया होगा? देखो सी के बाद आई, डी ई एफ जी एच काफी सारा गैप है, तो छोड़ो इसको, लास्ट वाला आप मैच करो। ई के बाद जे, कैसे आया होगा? ई के बाद एफ जी एच आई, 4 का गैप, 4 के बाद क्या आएगा? आई के बाद जे ही आता है। फिर देखो जे के बाद ओ, तो जे के बाद क्या आता है? के एल एम एन, फिर आ गया है ओ, यानी कि 4 4 छोड़ के। तो टी के बाद आप 4 छोड़ो तो क्या आएगा? टी के बाद यू
VWX, तो क्या आ जाएगा लास्ट में Y आ जाएगा, यानी कि 4 छोड़ेंगे T के बाद तो Y आएगा, तो लास्ट में जिसके Y आ रहा है वही सही हो जाएगा। तो देखो यहाँ से यूनिक लेटर मिल गया है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमें बाकी मैच करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको स्मार्ट तरीके से भी कोशिश करना है सॉल्व करने की, कम से कम समय में आप कर पाओ। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आसानी से होता जाएगा। तो जितने भी आप क्वेश्चन पेपर हमारे देख पा रहे होंगे पार्ट्स, तो धीरे-धीरे करके आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस को देख करके ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है? इतनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करा देंगे आपकी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। दोस्तों चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए और उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी सूर्योदय की दिशा में 10 मीटर आगे की ओर चलता है और फिर 10 मीटर अपने दाईं ओर चलता है। उसके बाद हर बार, यानी कि हर बार वो क्या करता है, बाईं मुड़ता है और फिर 5 मीटर, 15 मीटर और फिर 15 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कौन-सी दिशा में है? मान लो कि यहाँ से उसने चलना शुरू कर दिया। कह रहा है कि सूर्योदय, सूर्योदय का मतलब पूर्व की तरफ। तो पूर्व को मैं इधर मान लेता हूँ, चलना शुरू किया। कितना चला होगा? 10 मीटर चला होगा, जो कि दे के रखा है। फिर 10 मीटर अपने दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं कहाँ होगा? उसका नीचे की तरफ होगा। ये चलता है 10 मीटर। इसके बाद उसके बाद हर बार अपनी बाईं ओर मुड़ने पर क्रमशः 5 मीटर, तो इधर मुड़ा होगा, तो ये चला होगा 5 मीटर। फिर क्या हुआ? फिर चला है 15 मीटर, तो यहाँ से ऐसे मुड़ेगा, तो ये तो 10 इसका हो जाएगा यहाँ तक का। फिर आगे ये 5 और चलेगा यहाँ पर, अब ये इस जगह पर आ गया होगा। फिर क्या हुआ? फिर 15 मीटर चलता है बाएँ मुड़कर, यानी कि देखो 15 मीटर का मतलब क्या हुआ कि 5 तो यहाँ से यहाँ तक चलेगा। भई ये 5 ही तो दूरी है, जितनी दूरी ये उतनी दूरी ये। फिर आगे इसके चलेगा कितना? 10 चलेगा, 10 ये हो जाएगा, यानी कि इसी के बराबर में आ जाएगा। ठीक है? कह क्या रहा है? वह अपने प्रारंभिक बिंदु से, यानी कि इस जगह से बताना है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इस जगह से कह रहा है, यहाँ से, इस जगह से अब उसकी स्थिति क्या है? यहाँ पर। तो आप बताओ, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कौन-सी दिशा में है? तो इस जगह खड़े होकर देखेगा तो ये कहाँ पर है? ये उत्तर की दिशा में ही तो है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। करेक्ट आंसर चौथा वाला। अगला क्वेश्चन है, उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है, यानी कि बताना है इस सीरीज से अलग है। कौन सा अलग है? तो देखो 10 4, यानी कि 4 जोड़ा तो 14 आ गया, तो प्लस का 4 किया, फिर 14 का दोगुना किया तो 28 आ गया, 28 में 4 जोड़ा तो 32 आ गया, यानी कि फिर 32 में से दोगुना करा तो 64, यानी कि +4 कर रहे हैं और फिर अगली बार उसका दोगुना कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 32 का दोगुना 64, ठीक है? अब 64 में से 4 जोड़ा तो 68 और 68 के बाद अब दोगुना करो तो 68 गुणे में 2 करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 1 13, यानी कि 136 आएगा। जबकि यहाँ 132 दे के रखा है, 136 होना चाहिए था। तो बस यही गलत है, 132 वाला ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो। तो दोस्तों आज हमने ये पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया, 100 तक के क्वेश्चंस। अब इसके बाद उठाएँगे हम अगला क्वेश्चन पेपर, उसको सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए। दोस्तों साथ ही अगर आप इसको स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं, सारे पार्ट्स 1 2 3 करके आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, तो हमने प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है एनटीपीसी की। वहाँ से हमने सारे पार्ट्स को क्रम से लगा दिए हैं और हर एक पार्ट की लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे मान लो आप पार्ट 1 से देखना शुरू करते हैं, आपको पार्ट 2 चाहिए, तो पार्ट 1 के डिस्क्रिप्शन में देखिए पार्ट 2 की लिंक होगी, क्लिक करेंगे पार्ट 2 शुरू हो जाएगा। पार्ट 2 के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 3 की लिंक होगी, मतलब आपको कहीं जाना नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना है, उसके बाद आते जाएँगे क्रम से सारे। और हमने सारे पार्ट्स क्रम से लगा दिए हैं प्लेलिस्ट में 1 2 3 4 करके, तो आपको और भी आसानी हो जाएगी। और प्लेलिस्ट अगर आप नहीं ढूँढ पाते हैं तो इसी वीडियो के नीचे, जिस वीडियो को आप देख रहे हो, इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे वीडियो की, आप वहाँ से भी देख सकते हो। और इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा, हम अगला जो क्वेश्चन पेपर उठाएँगे, उसकी भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। साथ ही दोस्तों ग्रुप डी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि अगर 10th पास है तो भी आप क्वालीफाई हैं उसके लिए, एलिजिबल हैं उसके लिए, तो आप बेहतरीन तैयारी करिए ग्रुप डी के लिए। तो उसके भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर हमने करवा दिए हैं, अभी और भी करवाने बाकी हैं। तो प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी चैनल पे, ग्रुप डी पिछला पेपर के नाम से, वहाँ पर ये सारे पार्ट्स हमने सीरियल वाइज लगा दिए हैं, उनको भी आप आसानी से देख सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट्स करिए, आपका रिप्लाई देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही दोस्तों चैनल पसंद आया हो तो उम्मीद है सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, लेकिन अभी तक नहीं करा तो
प्लीज़ कर लीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगले पार्ट की, क्लिक करिए, फिर मुलाकात करते हैं। टेक केयर।